आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत। और बेसिकली देखो, एग्ज़ाम कोई भी हो आपका, चाहे तो आपको यूपीएससी देना है, बीपीएससी देना है, यूपीपीसीएस देना है, एसएससी देना है, हिस्ट्री में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिक्स हैं और लगभग घूम फिर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम कवर कर लें तो वहाँ से हमारे क्या होता है कि सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा देखो, कुछ इस तरीके से आज मैं डिस्कस करूँगा। पहले एक कहानी सुनाऊंगा आपको और उसके जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन देख लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर ना हिस्ट्री के लिए आपको ना तो कुछ ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत रहेगी, और हाँ, हमारा जितना भी ये वीडियो होगा 10-15 मिनट का, उसमें हम किसी एक व्यक्ति को लेकर उसके सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, इंक्लूडिंग उसकी मैं कहानी भी सुनाऊंगा ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो जाए। और विजुअलाइजेशन से होता है क्या ना कि चीज़ें लर्न हो जाती हैं बहुत ईजिली, और जितने क्वेश्चन बनेंगे वो तो हमारे यहाँ पे हैं ही। ठीक है, डन। तो हम क्या देखते हैं, मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है मोहम्मद गौरी के आने के बाद। अच्छा, हम क्या देखते हैं, एक ना 2 मिनट की कहानी है, 2 मिनट की कहानी सुन लो, उसके बाद क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ पे हैं, तो एक झटके में क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हमारे बन जाएंगे। तो देखो होता क्या है कि हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण करता है। अच्छा, वो सबसे पहले हमला कहाँ करता है, वो सबसे पहले हमला करता है गुजरात में। और हम क्या देखते हैं कि उस समय गुजरात में है कौन, देख लो। सबसे पहले ना मोहम्मद गौरी हमला करता है, भारत पे हमला करता है, और उसका पहला हमला होता कहाँ पे है, पहला हमला हो रहा है गुजरात का। और गुजरात में ना उस समय एक बहुत शक्तिशाली वंश है, चालुक्य सोलंकी वंश। चालुक्य सोलंकी वंश के मूलराज सेकंड हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रहे मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड वॉज द एम्पर व्हेन मोहम्मद गौरी अटैक्ड ऑन गुजरात। ठीक। अच्छा, होता क्या है कि वो अपने छोटे भाई को, जिनका नाम है भीम सेकंड को भेजते हैं अगेंस्ट द मोहम्मद गौरी। और हम क्या देखते हैं कि भीम सेकंड मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित करता है। तो देखो, एक प्रश्न तो यही हो गया कि हु डिफीटेड द मोहम्मद गौरी इन गुजरात, और उसकी डायनेस्टी पूछते हैं। तो डायनेस्टी कौन सी हो गई, चालुक्य सोलंकी वंश हो गया। चालुक्य सोलंकी वंश के अलावा राजा कौन हो गया, राजा हो गया भीम सेकंड। अच्छा, इसने कब हराए, 1178 की बात है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जब पहली बार भारत में हमला किया ना, तो उस समय उसको कौन मिल गया, उस समय मिल गया उसको भीम सेकंड, और भीम सेकंड ने उसको बहुत बुरी तरीके से हराया। फिर हम देखते हैं कि एक लंबे अरसे तक मोहम्मद गौरी भारत में हमला करने की कोशिश नहीं करता। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1191 में, तो लगभग कितने साल हो गए, ये 22 साल और लगभग 23 साल बाद फिर से मोहम्मद गौरी भारत में हमला करने की हिम्मत जुटा पाता है। और हम क्या देखते हैं कि वो इस बार गुजरात का रास्ता ना चूज करके वो पाकिस्तान के थ्रू, पंजाब के थ्रू होता हुआ भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है। और हम क्या देखते हैं कि उस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश के राजा हैं, वो शासन करते हैं, और ये अग्निकुल सिद्धांत से उत्पन्न है। अच्छा, और हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा विस्तृत साम्राज्य बनाया हुआ है। और चौहानों की एक खास बात है, चौहानों क्या, इवन हम कहें राजपूतों की खास बात है कि वो हर बरसात के बाद बाहर निकलेंगे और अपने पड़ोसियों पे हमले करेंगे। तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट को देखें तो पृथ्वीराज चौहान के क्या है कि अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे तो है नहीं। अच्छा, इसी का समकालीन है एक जयचंद की बेटी के साथ भी इसका अफेयर है, या उसको उठा लाया है सहयोगिता। तो उसकी वजह से भी इसके और जयचंद के रिलेशन खराब है। और हम देखते हैं कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर है उस समय, हर एक बरसात के बाद अगले को हमला करना है, और वहाँ से जब भी हमला करेगा एक नई शादी करनी है इसने। तो हम देखते हैं कि हर एक बरसात के बाद ये दूसरे राजाओं पे हमला करेगा अलग अलग कारणों से, और इस तरीके से इसके हैं क्या, आपसी सभी तत्कालीन राजाओं के साथ इसके रिलेशन है खराब। अच्छा, ऐसी स्थिति में अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमला करेगा तो कोई भी व्यक्ति इसको सपोर्ट करेगा, कोई व्यक्ति इसको सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, एक और रीज़न हम देखते हैं कि हमें कुछ जगहों पे मिलता है कि जयचंद जो है वो गहडवाल वंश का है, और इटावा के आसपास उसका कहें साम्राज्य या रियासत है। कुछ जगहों पे ऐसा मिलता है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया है पृथ्वीराज चौहान पे हमला करने के लिए। अच्छा देखो, इसके पीछे कहानी क्या है, कहानी ये है, बस इतना समझ लो तो आपको ना पृथ्वीराज के विषय में कुछ चीज़ें मिलेंगी, उससे आप इसका ना मूल्यांकन कर पाएंगे। अच्छा, हम क्या देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता को बलपूर्वक या जबरदस्ती उसके स्वयंवर से उठा लिया है, वो है जयचंद की
बेटी। अच्छा, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान साड़ू हैं। साड़ू समझ गए? नहीं समझे तो गूगल कर लो, समझ में आ जाएगा, है ना। साड़ू हैं। अच्छा, अब होता यह है कि अच्छा अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ना दो एविडेंस है। एक जगह जो साहित्यिक एविडेंस है जो हिंदी साहित्य में चलता है वो ये चलता है कि संयोगिता अपनी प्रेम करती थी, अपनी मर्जी से इसके साथ में आ गई है। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि जयचंद के पिता को पता था कि पृथ्वीराज चौहान की जो इंटेंशन है वो संयोगिता को लेकर ठीक नहीं है, और उन्होंने संयोगिता का क्या किया, स्वयंवर किया, और पृथ्वीराज चौहान बिना बुलाए वहां पर चला जाता है और संयोगिता को जबरदस्ती उठा ले आता है। अच्छा, तो अब होगा क्या कि हम देखें कि एक पिता के दृष्टिकोण से देखें तो वो खुद बेचारा बदला ले नहीं सकता क्योंकि इतना पावरफुल नहीं है, तो उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया पृथ्वीराज पे हमला करने के लिए। लेकिन एक देश की दृष्टि से देखें तो मोहम्मद गौरी आता है, बाद में यहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट कर देता, तो एक थोड़ा सा दिक्कत है कि जयचंद को भारत में गद्दार की दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक विदेशी को बुलाया, अब बाद में विदेशी यहाँ पे क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। लेकिन कुछ भी है, पृथ्वीराज चौहान के संबंध अपने पड़ोसियों के साथ ठीक नहीं थे, और उनमें से एक ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को बुलाया, जो मोहम्मद गौरी पिछले 22-23 साल से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है भारत में आने की, क्योंकि भीम सेकंड ने उसको बुरी तरीके से हराया 1178 में, जो कि चौहान सोलंकी वंश के हैं। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि अब गौरी हमला करता है पृथ्वीराज चौहान पे, और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। तराइन में हम देखते हैं कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द मोहम्मद गौरी वेरी बैडली, मतलब ये तो गड़बड़ हो गई, मोहम्मद गौरी हार जाता है। अच्छा, मोहम्मद गौरी इस बार बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता है कि राजपूतों की या चौहानों की स्ट्रेटेजी क्या है। अच्छा, ये लोग क्या है ना कि दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। दौड़ा दौड़ा कैसे मारते हैं, ऐसे देखो, हम क्या देखते हैं कि मान लेते हैं ये पृथ्वीराज चौहान की सेना है और ये मोहम्मद गौरी की सेना है, बराबर ये इक्वली है। अच्छा, राजपूतों में ये मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं। हम क्या देखते हैं कि जब हमला होता है तो एक मर जाता है तो उसकी जगह दूसरा ले लेता है, ऐसे ये बड़े बहादुरी से लड़ते हैं। और हम क्या देखते हैं कि मोहम्मद गौरी की सेना में भगदड़ मच जाती है, और मोहम्मद गौरी की सेना फर्स्ट बैटल की बात बता रहा हूँ 1191 में भागने लगती है। अच्छा, इनकी एक और खास बात है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो आगे आधी जो सेना भाग गई है उसके पीछे आधे लोग भाग गए। अच्छा, आधे लोगों की पार्टी वहीं युद्ध भूमि में ही शुरू हो जाएगी और आधे लोग क्या होंगे, घर चले जाएंगे। अच्छा, गौरी ने ये ध्यान से ऑब्जर्व किया है कि इनसे किस तरीके से लड़ना है। जैसे ही युद्ध जीतते हैं आधे लोग उनको दौड़ाने चले जाते हैं, आधी सेना तो दौड़ गई। अच्छा, कहाँ तक छोड़ के आएंगे, घर तक छोड़ के आएंगे। गौरी ने ये सब चीजें बड़े ध्यान से इस बार क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। एक वर्ष तैयारी करता है और अगली बार फिर आता है, लेकिन इस बार उसने जो अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की है, उसने इनको ऑब्जर्व किया कि इनको किस तरीके से हराया जा सकता है। अच्छा देखो, ज़्यादा बहादुरी में ना खतरनाक हो जाती है, मतलब उतना जितना लिमिट में रहे। ज़्यादा बहादुरी के चक्कर में देखो अभी ये मरने वाले हैं, देखो कैसे होता है। इस बार मोहम्मद गौरी ने थोड़ा सा प्लान अपना चेंज किया। हम क्या देखते हैं कि इनको तो पहले से पता है, इनको पता है कि अभी जाएंगे और पीट के आ जाएंगे। सारी सेना के साथ में यहाँ पे लग गए लाइन पे, और हाथी पे बैठा हुआ है पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि उसको पता है कि अभी जाना है और पीट के आ जाएंगे। अच्छा, सामने क्या देखते हैं, इस बार गौरी ने अपनी छोटी सी एक सेना लगाई है और बाकी सेना आगे जाके इस तरीके से डिप्लॉयड की है कुछ किलोमीटर आगे पे, और इसको निर्देश दिए गए हैं कि आपको एक पहर तक लड़ना, उसके बाद भागना शुरू कर देना है। जैसे ही भागना शुरू करेंगे तो इसकी सेना क्या करेगी, आधे तो इनको दौड़ाने चली जाएगी घर तक, ठीक है। आधे लोग क्योंकि युद्ध जीत चुके हैं, आधे लोग घर आ जाएंगे और कुछ लोगों की वहीं पार्टी शुरू हो जाएगी एकदम युद्ध भूमि में। अच्छा, होता यह है कि जैसे ही ये एक पहर के बाद दौड़ना शुरू कर देते हैं, आधी सेना इनको दौड़ाने के लिए पीछे निकल जाती है, और जब ये सेना आगे जाके देखती है तो एक फ्रेश और आराम से मजबूती से खड़ी हुई सेना के साथ में इनका सामना होता है। ये लोग सारे मिलके पृथ्वीराज चौहान की जो आगे की सेना है उसको खत्म करते हैं, फिर पीछे आते हैं युद्ध भूमि में, इनको खत्म करते हैं, और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि सेकेंड बैटल में मोहम्मद गौरी डिफीटेड द पृथ्वीराज चौहान।
एंड फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, और यहीं से क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि मेन 3 युद्ध लड़े हैं मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के लिए। नंबर 1, पहली बार वो गुजरात में हार जाता है। नंबर 2, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। और हम देखते हैं कि सेकंड बैटल में तराइन में गौरी विजय रहता है और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने में कामयाब रहता है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी और है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, वो और सुन लो। हमें यहाँ पे 2 एविडेंस मिलते हैं, एक है हिस्टोरिकल एविडेंस और एक है साहित्यिक लिटरेचर में जो लिखा हुआ है। कुछ लिटरेचर ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और गौर प्रदेश में भेज दिया गया। ठीक, ये हमें साहित्य में मिलता है, जो इस पर बड़ी सारी फिल्में और नाटक और कहानियाँ बन गई। दूसरा एविडेंस हिस्टोरिकल है जो कि हमें मिलता है, अच्छा हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ोगे ना, मध्यकाल का भारत या मिडिवल हिस्ट्री, उसमें हरिश्चंद्र वर्मा जी ने अपनी किताब में कहा हुआ है कि इस युद्ध के बाद भी हमें पृथ्वीराज चौहान के सिक्के मिलते रहते हैं, और सिक्के तभी मिलते रहते हैं यदि वो राजा शासन कर रहा है। और सिक्के कब, जिस वर्ष राजा गद्दी पर बैठा होता है उसी दिन वो नए सिक्के चलाता है। यानी हमें कुछ कॉइन्स मिल रहे हैं अजमेर के आसपास से। ये कहाँ से, बेसिकली अजमेर पे थे, उसके बाद इन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया था। तो हमें अजमेर में कुछ सिक्के मिलते हैं जो 1197 के हैं, जिन पे एक तरफ लिखा हुआ है राजा पृथ्वीराज और दूसरी तरफ उसी कॉइन के लिखा हुआ है राजा हरिश्चंद्र। तो मतलब पृथ्वीराज चौहान के सिक्के हमें मिल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस युद्ध के बाद भी पृथ्वीराज चौहान जीवित था। ये एक ना हिस्टोरिकल एविडेंस है। अगर हम कॉइन्स को एविडेंस माने, कॉइन्स को मानते हैं एविडेंस, तो ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस है जो बताता है कि कम से कम इस युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान नहीं मरा। ठीक, उसने काफ़ी समय तक अजमेर में शासन किया है। जो हरिश्चंद्र है वो उसका बेटा है। तो हो सकता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया है, और हो सकता है वो डिसेबल हो गया हो, क्योंकि राजा किसी के साथ में शासन तभी करेगा जब वो डिसेबल होगा। हो सकता है उसकी आंखें निकाल ली हूँ, या वो अकेले शासन करने में सक्षम ना रहा हो, तो उसने अपने बेटे के साथ में अजमेर से शासन किया है। और 1197 के तो हमारे पास में कॉइन्स हैं ही। इसका मतलब है कि पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में नहीं मारा गया। दूसरा जो एविडेंस है वो समझ लो, वो थोड़ा हिस्टोरिकल है। मोहम्मद चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज रासो में ये बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध के बाद गिरफ्तार करके गौर प्रदेश भेज दिया गया। अच्छा, वहाँ पे होता क्या है कि वही अपना चंद्रबदाई एकदम पक्का वाला दोस्त है, दरबारी भी है। तो अब वो अपने राजा के लिए क्या करेगा, राजा के लिए कहाँ जाएगा, गौर प्रदेश जाएगा। और हम क्या देखते हैं कि चंद्रबदाई ने क्या किया है, 2 खंजर खरीदे कटा टाइप की, उनको लेता है और कहाँ पहुँचता है, गौर में, जहाँ पे कि मोहम्मद गौरी का दरबार है। मोहम्मद गौरी को जाके बताता है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना, ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, मतलब आवाज़ की डायरेक्शन में कोई भी चीज़ होगी तो उसको साउंड सुन के ये क्या करेंगे, उसको मार देंगे। मोहम्मद गौरी को बड़ी उत्सुकता होती है, वो कहता है हमें भी देखना है, और वो सारा का सारा दरबार लगा देता है। और पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाता है, उसके हाथ में धनुष बाण दे दिया जाता है। और इतने में मोहम्मद गौरी सामने ही है। मोहम्मद गौरी चंद्रबदाई सामने हैं, और चंद्रबदाई क्या कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को डायरेक्शन देता है कि वेयर इज़ मोहम्मद गौरी। तो हम क्या देखते हैं, पता पृथ्वीराज चौहान बोलता क्या है, पृथ्वीराज चौहान डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन कैसे देता है, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब 4 हाथ 24 गज दूर कौन है, मोहम्मद गौरी है, और चूकना नहीं है। इतना डायरेक्शन सुनते ही पृथ्वीराज चौहान बाण चला देता है और मोहम्मद गौरी के गले में लगता है, उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अब क्या, अब दोनों दोस्त भाग तो सकते नहीं है। चंद्रबदाई पृथ्वीराज के पास पहुंचता है, एक चाकू कटा जो लेके आया था, एक चाकू उसके हाथ में देता है, एक अपने हाथ में देता है, और दोनों दोस्त एक दूसरे को मार लेते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की वहाँ पे मौत होती है। कहाँ, गौर में। तो बस प्रश्न इतना सा है कि ये जो कहानी है हमें चंद्रबदाई के पृथ्वीराज रासो में मिलती है। तो ये कहानी उसने मरने से पहले लिखी या मरने के बाद आके लिखी। इसका मतलब है कि वो पहले से लिख के गया है कि ये होना है और वहाँ पे जा रहा है। अब गया या नहीं गया वो हमें नहीं पता, लेकिन ये कहानी कहाँ मिली हमें, ये एक साहित्यिक विषय है और साहित्य में है, और साहित्य को हम हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मानते हैं।
तो ये अच्छा, इसी के ऊपर सारी फिल्में बनी, इसी के ऊपर नाटक बने, इसी के ऊपर सारी की सारी चीज़ें हुई, तो ये ज़्यादा फेमस है कहानी। लेकिन मसला ये है कि हम देखते हैं कि वो अजमल कर रहा है, इसका मतलब वो जीवित है। तो दूसरा मतलब क्या हो गया कि ये जो कहानी है वो कम से कम ऐतिहासिक दृष्टि से साक्ष्यों के अनुकूल तो कतई नहीं है। ठीक, अच्छा उसके बाद हम क्या देखते हैं, भाई ये जीत गया, आज ये लौट जाता है अपने गौल प्रदेश में, और इसका एक स्लेव है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की गवर्नरी देता है, यहाँ का गवर्नरशिप देता है, और वो गौल चला जाता है। और हम क्या देखते हैं कि कुतुबुद्दीन भी लाहौर को राजधानी बना के शासन कर रहा है। इसका मतलब है कि उसने दिल्ली को कैप्चर नहीं किया, लाहौर से राजधानी बनाई और शासन करना शुरू कर देता है। और यहीं से क्या शुरू हो जाती है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो हमने मध्यकाल में देखा कि भारत में दिल्ली सल्तनत कैसे आती है। मोहम्मद गौरी आता है, 3 क्वेश्चन रट लो, 1 2 3। ही फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या देता है, गवर्नरी देता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बिहाफ से अब भारत में शासन स्टार्ट करता है।